हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप अच्छे होंगे। पढ़ाई कैसी चल रही है आप सभी की? पढ़ाई टाइम टू टाइम करते रहिए। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है और कम भी है, क्योंकि सितंबर में आपकी टीचिंग लगने वाली होगी तो आप बिजी हो जाएंगे और सिलेबस थोड़ा बड़ा भी है, तो चीज़ें कवर करते हुए चलनी है सभी को। इसलिए मैं टाइम टेबल जो बताई थी उसके अकॉर्डिंग थोड़ा नहीं हो पाया एक दो दिन से, लेकिन जो क्लासेस मिली या बनती गई वो मैंने बना दी है, ठीक है। और इस टाइम मैं थोड़ा बिजी चल रही हूँ, काम बहुत ज़्यादा है, इस वजह से मैं आप सभी को यहाँ पे लाइव क्लासेस में लूँगी। ऐसा नहीं है, लिया भी है, बहुत सारी क्लासेस लाइव ली है तो लाइव ले लूँगी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। आपको क्लास मिलनी चाहिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आप सभी ने देखा है हम यहाँ पे एनसीएफ के बारे में कुछ बातें करेंगे। पेपर 2 हमारा है, 50 नंबर का पेपर है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सारे क्राइटेरिया पता है। इतनी कोशिश के साथ और इतने अच्छे तरीके से पढ़िए कि दोबारा बैकअप किसी भी सब्जेक्ट में ना लगे, ठीक है। इतना अटेंशन के साथ पढ़िए, वरना खुद भी परेशान होंगे, अपने घर वालों को भी परेशान करेंगे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आपको बताना चाहती हूँ, जो भी लोग नए हैं उनका स्वागत है शालिनी क्लासेस में। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा ताकि आपको बहुत सारी अपडेट वहाँ पर मिल जाएगी। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। आपने थंबनेल पे तो ऑलरेडी देख लिया होगा कि आज का टॉपिक क्या और हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर एनसीएफ की शुरुआत इससे पहले की क्लास मैंने ली थी तो बता दिया था। आज का टॉपिक है कि हमको इसकी विशेषताएं देखनी है। आपको प्रश्न आएगा कि एनसीएफ 2005 की 5 विशेषताएं लिखिए। एनसीएफ 2005 की कुछ विशेषताएं बताइए। ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एनसीएफ 2005 और 2009 दो ही टॉपिक आपके कैंप दिया गया है सिलेबस में। सिलेबस को मैच कर लीजिएगा, कुछ टॉपिक अगर लेफ्ट होंगे तो मुझे बता दीजिएगा जो सिलेबस में दिया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ देखते हैं पहली एक एक एक्सरसाइज, एक एक जो है कैरेक्टरिस्टिक को देखते हुए चलते हैं कि क्या बातें कही गई हैं। एनसीएफ 2005 में स्कूली शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर चर्चा की गई है। बहुत बढ़िया बात है। यहाँ पर स्कूल बेस्ड एजुकेशन सिस्टम जो है उसकी प्रणाली में कैसे करना चाहिए, क्या क्या लाना चाहिए, उन सब पे बात की गई है। और सबसे अच्छी बात जो यहाँ पर है वो प्रत्येक स्तर पर बात की गई, हर एक लेवल पर। अगर 7 लेवल है तो सातों लेवल को टच किया गया है। हर एक लेवल का मतलब है कि जीरो से लेकर ऊंचाई तक पूरी एक एक चीज़ को एनालिसिस किया गया है, क्या गलत है, क्या सही है, कैसे करना चाहिए, ठीक। पहला बात। दूसरा, इसके लिए 21 केंद्र समूह फोकस ग्रुप को बनाया गया है। इन्होंने जब ये एनसीएफ में जो कमेटी मेंबर्स थे इन सब ने इन सब चीज़ों का निवारण करने के लिए, क्योंकि उन्होंने हर एक लेवल पर जब एनालिसिस किया तो प्रॉब्लम भी तो निकल कर आई। आप किसी चीज़ की जांच पड़ताल करते हो तो उसमें लिमिटेशन भी तो रहती है, प्रोज एंड कॉन्स तो रहते हैं, डिसएडवांटेज एडवांटेज रहती है कि नहीं रहती है। तो आप उस पर विचार मनन करते हो ना, कुछ चीज़ें नहीं आती तो आप सलाह मशवरा करते हो कि क्या करना चाहिए। उसी तरीके से जब इन्होंने बेसिक स्तर से शुरुआत की एकदम एक एक लेवल पर, तो जो इनके मेंबर्स थे जिनके साथ ये काम कर रहे थे वो टोटल ये 21 केंद्र समूह इन्होंने बनाए, जहाँ पर ये सारी चीज़ें हर एक बात को रखते थे, सबकी राय लेते थे, क्या करना चाहिए, विचार विमर्श होता था और फिर आगे को जो कार्य प्रणाली थी उसको आगे बढ़ाया जाता था, ठीक है। 2 हो गई। तीसरा, एनसीआर 2005 का मूल आधार भारतीय संविधान है। इसका जो मेन आधार है या मेन पिलर है वो हमारा इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, संविधान है। संविधान में क्या क्या चीज़ें हैं? धर्मनिरपेक्ष। इन्हें ये भी ध्यान रखना था कि हम जो काम करेंगे वो धर्म के विरुद्ध नहीं जाएंगे। मतलब क्या है कि किसी धर्म के विरुद्ध नहीं जाएंगे। मुस्लिम धर्म को भी मतलब हमको उतनी ही महत्व देनी है, हिंदू धर्म को देनी है, ईसाई है, क्रिश्चियन है, पंजाब कुछ भी है, मतलब ठीक है, पंजाबी तो एक वो हो गया। मतलब ये है कि आप किसी भी धर्म के अगर आप हो तो इनको धर्म को देख के नहीं करना है कि इस धर्म के लोग को इधर बैठाएंगे तो उस धर्म के लोगों को उधर बैठाएंगे, यहाँ इन धर्म वाले पढ़ेंगे, यहाँ उन धर्म वाले, ऐसा कुछ नहीं। तो ये सारी बातें संविधान में लिखी गई हैं पहले से, और संविधान को ही कहते हैं कि पिलर मानकर इन्होंने हर एक प्रणाली को, हर एक कार्यक्रम को बहुत ही उचित तरीके से सोचने का प्रयास किया कि क्या करना चाहिए। समतावादी, बहुलतावादी समाज, जो सामाजिक कार्यक्रम में समाज साथ दे, ठीक है, न्याय और समानता का साथ दे, प्रमुख मूल्यों पर आधारित था। इनका जो ये एनसीआर 2005 का जो मूल आधार था वो भारतीय संविधान, इसीलिए कहा गया कि इसमें जो जो भी चीज़ें हैं वो संविधान से सब जुड़ी हुई हैं, ठीक है। हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया है और एक अच्छी नींव के साथ, एक अच्छी सोच के साथ आगे चलने पर हर चीज़ें हमें मिल जाया करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ज्ञान और सूचना विभेद करना। ज्ञान, ज्ञान आप जो नॉलेज आपके पास है, सूचना यानी कि जो इन्फॉर्मेशन आप एक्वायर कर रहे हो, एक इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है एक प्रकार से, दोनों में विभेद करना, समझाना
ठीक है, क्योंकि जैसे ज्ञान होना किसी चीज़ का खुद का एक्सपीरियंस है, खुद की लर्निंग है, लेकिन सूचना किसी चीज़ की होना वो किसी के माध्यम के थ्रू होना, तो कभी कभी इनसे अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि इतना टाइम इंटरवल नहीं रहता है कि जाके एनालिसिस हो पाए या चेक हो पाए। जो सूचना मिल गई उसमें चीज़ों को बस हाँ ठीक है पेपर पे कर दिया गया और देखा नहीं गया। तो ये चीज़ को विभेद करते हुए देखना कि ये गलत है कि सही है, जांच करना एक प्रकार से। शिक्षण रटने के साधन नहीं स्थान पर बोध के लिए कहना, ठीक है। इसमें एक विशेषता ये भी थी कि आप रटने के लिए बोध मत बोलो, आप रटने के लिए मत बोलो, रटने का समर्थन मत करो कि आप रटो। आपको जो समर्थन करना है वो बोध करने के लिए करना है कि आप समझो, क्योंकि समझी हुई चीज़ें आपके स्मृति में, आपकी मेमोरी में लॉन्ग टर्म तक रहती हैं। लेकिन रटा मारी हुई चीज़ें मैक्सिमम आपको 1 मंथ 2 मंथ रहेगी, 1 मंथ भी बहुत मुश्किल है, अदरवाइज़ नहीं रहेगी। या तो बहुत इंटरेस्टिंग का कोई टॉपिक हो तो वो आपको याद रहेगा, बट ये है कि इन्होंने वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक में बात लिखी है, कहने एक मतलब बताने का प्रयास किया कि रटवाओ मत, ठीक है, समझाओ उनको, रटने से कुछ नहीं आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, बालक को संसार के ज्ञान के लिए क्रिया एक प्रमुख साधन है। बालक को संसार के ज्ञान के लिए ये सारी क्रियाएं जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो एक साधन है, बहुत ज़रूरी भी है। छात्रों को स्व अध्ययन के अवसर मिलेंगे, इससे क्या होगा कि वो खुद लर्नेंगे। आपने लर्निंग को सुना ही है, लर्निंग बाय डूइंग, खुद के एक्सपीरियंस से सीखना। प्राकृतिक संसार और सामाजिक वातावरण की खोज कर सकें। ये उन्होंने क्या कैरेक्टरिस्टिक ये बात डाली कि उनको आप खुद से लर्न करने के लिए, खुद से आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करो। हर जगह आप उंगली पकड़ के उनको मत चलाओ, उनको प्रकृति के साथ घुलने मिलने दो, उनको बाहर ले जाओ, बाहर के एनवायरनमेंट से जोड़ो, सिखाओ प्रकृति क्या है, सुंदरता क्या है, इसका होना ज़रूरी क्या है, ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, हम इसके लिए क्यों ज़रूरी है, और समाज क्या है, समाज में कैसे कैसे लोग होते हैं, समाज में क्या रूल होते हैं, नियम का पालन कैसे करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें उनको सिखाओ, ठीक है, और वो खोज भी करें। कुछ आधी बात आप उनको बता दो, आधी स्टोरी, उसके बाद उनको आप बोले कि आप पीछे की स्टोरी आप कवर करके ले आना, या अपने आप से बना के ले आना, या सोचना कि आगे क्या हुआ होगा। तो ये एक खोज है, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, छात्र स्वयं ज्ञान का निर्माण कर सकें। ये कैरेक्टरिस्टिक ऐसी है इनकी कि ये इतना सारा कुछ सोच चुके थे और इस मोटिव से ये सोच रहे थे कि हम इस काबिल बच्चे को बना दें कि वो अपने ज्ञान का निर्माण धीरे धीरे खुद कर सके, ठीक है, जैसे सेल्फ स्टडी होती है उसी टाइप से। आगे देखते हैं, पाठ्यचर्या समता समावेशी शिक्षा के लिए इन्होंने कहा कि समावेशी शिक्षा को बढ़ावा दो, एक साथ सबको बैठाओ, एक साथ सबको पढ़ाओ, एक साथ वो मिलकर भाईचारे का जो एक कहते हैं रिश्ता है वो निभाएं, लड़ाई झगड़े ना करें। समावेशी कक्षा में सबको ध्यान दिया जाए, सबको बराबर से पढ़ाया जाए, सब पे बराबर से एक एक करके मतलब जितनी उनकी कोई दिक्कत है तो उसको दूर किया जाए। समावेशी शिक्षा को प्रोत्साहन देना ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी या कैरेक्टरिस्टिक के रूप में आप जान सकते हैं जो एनसीएफ की थी। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, पाठ्यचर्या का बोझ कम करना। इन्होंने कहा जो कैरिकुलम है उसके बोझ को कम कर दो, उसके बोझ को कम कर दो। सिलेबस 5th क्लास के बच्चे को आप जो है मतलब 10th क्लास सिलेबस नहीं दे सकते हो, और 10th के बच्चे को आप 5th का नहीं दे सकते हो। जो जिस लेवल का उस लेवल से दो, लेकिन एक सर्टेन अमाउंट में दो। अब अगर 5-6 पेज का सिलेबस ही होगा तो कितना समय लगेगा उसको कवर होने में। तो हेक्टिक नहीं करिए किसी के लिए, ठीक है। किसी के लिए आप ऐसी बाधा मत क्रिएट करो कि वो पढ़ना ही ना चाहे, वो छोड़ दे या बीच में ड्रॉप आउट कर जाए। इसीलिए उनका जो बोझ है उसको जैसे जैसे उनका स्तर बढ़ता जाए वैसे हिसाब से आप बढ़ाते जाइए। लेकिन ये मत सोचिए कि 5th क्लास का बच्चा है तो उसको इतना कुछ आना चाहिए, ये ऐसे नहीं होगा। हर सभी के समझने का जो मतलब स्तर होता है वो अलग अलग होता है, ठीक। फिर है, पर्यावरण शिक्षा को अन्य स्कूली विषयों के साथ एकीकृत किया जाए। इन्होंने कहा कि जो एनवायरनमेंट की एजुकेशन है उसको अलग अलग तरीके से, अलग अलग, जैसे कहीं होता है ना कि वो प्रदर्शनी लगती है तो वहाँ पे आप ले जाओगे तो अलग अलग बच्चे मिलेंगे, अलग अलग स्कूल के बच्चे मिलेंगे, अलग अलग मॉडल मिलेगा। एग्जीबिशन होता है ना, तो ऐसे बहुत सारे होता है, मॉडल वगैरह जमा करना पड़ता है। तो वही सारी चीज़ें हैं कि अलग अन्य स्कूल के जो बच्चे हैं या विषय हैं उनसे आप जो है उनको एकीकृत करो, उनको समझा मतलब मिलाओ, वो एक दूसरे से बातें करें, सीखें, ये सारी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट है, एक मानवीय छात्र मित्रवत मूल्यांकन प्रणाली विकसित करें। इन्होंने कहा कि एक मानवीय सभ्यता को डेवलप करवाओ, उनके अंदर ह्यूमैनिटी आए, उनको ये बात सिखाई जाए कि आपको आगे चल के एक समृद्धशाली व्यक्ति बनना है, एक समृद्धशाली आपको एक ढंग के काम करने हैं, उच्च व्यक्ति बनना है, सही रास्ते से चलना है और मित्रवत लाइफ को जीते हुए चलना है। लड़ाई झगड़े नहीं करने, चाहे वो माँ बाप हो, भाई बहन हो, आस पड़ोस के लोग हों। मूल्यांकन प्रणाली विकसित की। इन्होंने कहा कि मूल्यांकन की जो प्रणाली है थोड़ा उस पर भी देख की जाए, वो प्रणाली ऐसी क्यों बनी हुई जिस पे कोई देखभाल नहीं हो रही है, कुछ उसमें अपडेट किया जाए,
तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक इतनी रही जिन्होंने बात की थी। ग्रेडिंग पर बल दिया जाए, इन्होंने बोला कि ग्रेड सिस्टम को लाया जाए, क्योंकि ग्रेड सिस्टम में क्या होता है, ग्रेड सिस्टम में जिसका 9 नंबर आया उसको भी उतनी शाबाशी मिलेगी और 10 जिसका है उसको भी उतनी मिलेगी, 5 वाले को भी उतनी मिलेगी, 6 वाले को भी। तो ग्रेडिंग प्रणाली से क्या हुआ, बच्चों में थोड़ा जो हीन भावना आती थी या वो छोड़ देते थे या उनको लगता था मेरा कम है, तो वो ग्रेड प्रणाली से वो ए के अंदर आ गया, फिर वो बी के अंदर आ गया, तो ए के अंदर 10 बच्चे आ गए। तो इस तरह से ये प्रणाली जो थी फिर उनको मोटिवेट करती थी कि मेरा भी रिजल्ट अच्छा, सारी चीज़ें ऐसी हैं, क्योंकि ग्रेड प्रणाली 10 की काउंटिंग में लगभग होती है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी थी उस टाइम पे, ये सारी बातें वहाँ पर लाई गई थी। आगे चलते हैं इसी के साथ, ये रही आपको यहाँ तक की विशेषता जो मैंने आपको बताया। आपको यहाँ से इसमें से जो भी अच्छी लगे कम से कम कुछ नहीं तो 5 जरूर याद रखिएगा, 5 या 3 यही लिखा जाता है और कोई दिक्कत नहीं है। आपको पूछता है प्रश्न तो आप ऐसे लिख दीजिएगा, आंसर पूरे मिलेंगे, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। इसी के साथ हम 2005 के उद्देश्य देखते हैं। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के उद्देश्य क्या हैं। उद्देश्य को इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव कहते हैं, ये बात आपको पता है। पहला ऑब्जेक्टिव यहाँ पर, पहला एक बात यहाँ पर है, एनसीआर 2005 का प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय एकता का विकास करना। इनका मेन आप ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं कि ये चाहते थे कि राष्ट्रीय एकता का विकास हो, राष्ट्रीय एकता वो नेशनल यूनिटी बनी रहे। इसीलिए इससे पहले जब विशेषता बताई तो जो आपको समावेशी शिक्षा बताई, वो समावेशी शिक्षा को कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है। तो दोनों में फ़र्क क्या था, समावेशी शिक्षा में इतने सारे लोग वहाँ पर मिले हैं, सबके साथ बैठाओ, पढ़ाओ, लिखाओ, उन पर ध्यान दो। तो राष्ट्रीय एकता ये वहीं से शुरुआत हुई कि जब वो एक साथ बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बात कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो उनमें मित्रत्व की भावना का विकास, मित्रत्व की भी बात की थी। तो ये सारी चीज़ें वहाँ से ही आती हैं और फिर ये राष्ट्रीय एकता का जो एक जन्म है मन में, वो जीव अपने आप पनपने लगता है। मातृभाषा को उचित स्थान देकर भाषाई समस्या का समाधान करना। देखिए, अब जैसे एक बच्चा आया वो साउथ से आया, एक बच्चा आया जो बैंगलोर से आया, एक बच्चा आया जो हिमाचल से आया, एक बच्चा आया जो छत्तीसगढ़ से आया, ठीक है। एक क्लास चल रही है और वहाँ पे अलग अलग राज्यों से जब बच्चे आते हैं तो उससे क्या होता है, अलग अलग राज्यों से बच्चे आते हैं तो अपनी मातृभाषा से, जैसे हमारी मातृभाषा यहाँ पर हिंदी है तो हम हिंदी यहाँ पर बोल रहे हैं ना, नॉर्मल तरीके से बोल रहे, कोई हिंदी की क्लास लेने नहीं जाता है, ठीक है। तो उसी तरीके से जब ये राजस्थान का आया, हिमाचल का आया, लोग पहाड़ी बोलते हैं वहाँ पर, ठीक है। कुमुदनी, कुमायूनी कहा जाता है उसको बोलते हैं, और ब्राह्मण भाषा, ये सारी चीज़ें होती हैं, शैलियाँ होती हैं, राजस्थानी है, पहाड़ी है, ठीक है, गढ़वाली है, ये बहुत कुछ है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। हिंदी में टेट की तैयारी करेंगे तब सब पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो क्या हुआ, वो लोग अपनी अपनी भाषा को बोलते हैं। तो ये आपको करना है कि आपको भाषा का जब विकास करवाना है तो ये मत करिए कि आपके यहाँ बच्चा आए क्लास में अटेंड करने क्लास तो आप उसको बोलो कि अपनी मातृभाषा को बंद कर दो, यहाँ जो सिखाई जा रही है वही सीखे। ऐसा नहीं कर सकते हैं, बच्चा डर जाएगा, स्कूल छोड़ देगा तुरंत। ये आपको क्या करना है कि उसकी मातृभाषा को बहुत ज़्यादा आपको इज्जत देनी, तवज्जो देनी है, बड़ा बनाना है। फिर धीरे धीरे करके वो, फिर उनको जब उनकी उनकी किसी अपने चीज़ की जब इज्जत होती है तो उनको आप फिर थोड़ी इज्जत दे दो या उनसे कोई काम करवा लो तो वो चीज़ बच्चे कर देते हैं। उसी तरीके से है कि मातृभाषा की जब आप इज्जत करोगे, उनको एक उचित स्थान दोगे, तो धीरे धीरे इसी का सपोर्ट लेके आप जो दूसरी भाषा की समस्या है वो नहीं सीख पा रहे, उन सब चीज़ों को आप समझ पाएंगे और उनका समाधान कर पाएंगे कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, छात्रों में अध्ययन के प्रति रुचि को विकसित करना। इन्होंने कहा कि छात्रों में, बच्चों के मन में पढ़ने के लिए जिज्ञासा ले आओ। जैसे कि अभी हम लोग बड़े हो गए, पहले हमारा भी पढ़ने का उतना मन नहीं करता था, ठीक है। जब हमें पढ़ना पड़ता था, डेली स्कूल जाना, होमवर्क लिखना, आना करना, तो मन नहीं करता कब छुट्टी मिले। लेकिन आज के टाइम पे क्या है, आज तो आप फ्री हो गए फिलहाल के लिए, किसी को मार डांट नहीं पड़ रही हर समय यहाँ पर, ठीक है। इतने आप मैच्योर हो चुके हैं। लेकिन अब क्या मन करता है खेलने को, उतना नहीं करता। कभी मूड हो गया तो खेल ले रहे, तो कोई फिक्स नहीं है। छोटे बच्चों का क्या है कि 3 नहीं 4 बजे उनको बाहर खेलने खेलने जाना है। तो यहाँ पर है कि छात्रों में अध्ययन के प्रति रुचि विकसित करना, मतलब आप इसमें बच्चों में आप ऐसी बातें ले आओ, ऐसा जागृत करो या ऐसा माहौल इंडिकेट करो या ऐसा माहौल पूरा बढ़िया बनाओ, अच्छे से करिए आप सब, कि बच्चे खुद इंटरेस्ट ले कि नहीं मुझे ये चीज़ सीखनी है, ये चीज़ मुझे भी उसको आती है तो मुझे भी सीखनी है, या हम कैसे कर सकते हैं, मैम बताइए, सर बताइए, ये क्या होगा। तो ये सारी चीज़ों के प्रति आप उनको इंटरेस्ट, या तो कोई चीज़ आप उनको ऐसा कुछ करके दिखाओ जिससे, बस ये ध्यान रखना है कि आपको उनके मन में उस चीज़ को करने के लिए इंटरेस्ट ले आना है, ठीक है। ये आपका दायित्व होगा। आप किस तरीके से करते हैं वो अलग बात है। फिर है, इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों का सर्वांगीण विकास करना। एक एम इसका ये भी है जो बहुत अच्छा है, होल डेवलपमेंट करना। एक बात कहना चाहूँगी, कोई भी आयोग की बात अगर आती है,
विशेषता पूछता है, महत्व पूछता है, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो ये लिख लेगा इनका मुख्य उद्देश्य सर्वांगीण विकास करना, इनका मुख्य उद्देश्य सर्वांगीण विकास करना। तो ये आपको नंबर दिला रहा है कि ये कॉमन एलिमेंट होता है एक प्रकार से जो हर जगह चिपकाया जाता है। जब क्वेश्चन ना फंसे तो आप वहाँ पर जाकर चिपका दो। ठीक है, थोड़ी बातें समझते हुए चलना चाहिए। आप लोग ने यही चीज़ शायद फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं समझा, जिसमें गलतियाँ हुई, जो बैक लगी हुई है। ध्यान से आपको स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ाई करनी, तो चीज़ें आप रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो आप जब यहाँ पर यही कहा गया है कि ऐसे ऑब्जेक्टिव तक पहुँचना है कि उनका कंप्लीट डेवलपमेंट हो पाए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया सामाजिक एकता का विकास होना। समावेशी कक्षा में ये सामाजिक एकता का गुण देखने को मिल जाता है। फिर वो जब छोटे छोटे बच्चों के साथ अपने ग्रुप के साथ खेलते हैं तो इससे भी जो है समाज, सोसाइटी, सोशल वर्क, सोशल काम, सोशल जितनी भी चीज़ें हैं उनसे उनका इंटरेक्शन जो है वो अपने आप बढ़ने लगता है, बढ़ता है। उनको इसको सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस उसके रूल रेगुलेशन क्या है वो हमको बताने पड़ते हैं। उतने तक ही हम करते हैं, बाकी ये लोग खुद ही धीरे धीरे देख कर सीख जाते हैं। बच्चे बहुत जल्दी अनुकरण करते हैं, यानी कि नकल करते हैं, और नकल करके बहुत कुछ सीखते हैं। हम आपसे जल्दी सीख जाएंगे वो। ठीक है, नेक्स्ट, शिक्षण विधियों का विकास करना, जैसे कि खेल विधि। इन्होंने ये भी कहा कि शिक्षण विधियों में आप डेवलपमेंट करो, जैसे कि खेल विधि के द्वारा आप चीज़ों को सिखाओ, उसको अपडेट करो, बच्चों को जोड़ो कि इस विधि के द्वारा ये चीज़ सीखें, तो उनमें इनका जो डेवलपमेंट है वो अच्छा होगा। व्याख्यान विधि को ले आओ, कोई टॉपिक चल रहा है तो उसको आप एक्सप्लेन करो बहुत अच्छे से। कथन विधि को ले आओ, कथा के रूप में हर चीज़ों को इन्वॉल्व करते हुए या नए तरीके से बताने का प्रयास करिए। ठीक है, नेक्स्ट है विद्यार्थियों में प्रेम, यानी कि एक स्टूडेंट का दूसरे स्टूडेंट के लिए लेके सम्मान, इज्जत, रिस्पेक्ट, ये सब की भावना मतलब उनके अंदर पनपे आए। सहयोग की भावना, एक दूसरे को शेयर करने की भावना आए, लंच शेयर करने की, बुक शेयर करने की, ये सारी चीज़ें उनमें उनके अंतर्गत लाई जाए। दान करने की प्रवृत्ति, परोपकार जैसी चीज़ों को लाया जाए, मानवीय मूल्यों का विकास हो। ये सारी क्या है, ये सब उद्देश्य हैं जो एनसीएफ ने सोचा कि ऐसा ऐसा करना चाहिए या ऐसा ऐसा होना चाहिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और अच्छा भी है देश के नाम से भी। और इस आयोग और समिति के गठन या जो ये बन रहा है, चीज़ें हो रही, फ्रेमवर्क बना हुआ है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, तो उनमें जो चीज़ें हैं वो चीज़ें यहाँ पर क्लियर हों। ठीक है, ये रही इतनी बात यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। चलिए कुछ चीज़ों को और देखते हैं। यहाँ पर टॉपिक क्या है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005, एनसीएफ की आवश्यकता, नीड्स क्या है। देखिए प्रश्न आएगा, ध्यान रखिएगा, प्रश्न आएगा, इसलिए वही चीज़ ली हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दो भी अगर आप लिख के आएंगे तब भी नंबर आपको मिल जाएंगे। हाँ, लेकिन दो जो लिखिएगा करेक्ट लिखिएगा, सही मैटर होना चाहिए, ये नहीं कि कुछ भी लिख दीजिए। ठीक है, आइए इसी के साथ देखते हैं नवीन पाठ्यक्रम, नया कैरिकुलम। इसमें क्या चीज़ें की गई हैं, इसके द्वारा शिक्षा जगत में नवीन विचारों को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया। जब एनसीआर 2005 आया, इसकी ज़रूरत क्यों थी, क्यों आया, तो इसके लिए सबसे पहले यही कहा गया कि जो पुरानी शिक्षा प्रणाली चल रही है, पुराना जो सिस्टम है वो मतलब अब उसको अपडेट करना है, उसमें नई चीज़ों को इंक्लूड करना है। ठीक है, उसमें नए नए मतलब आपको कह सकते प्रणाली या चीज़ों को ले आकर इन्वॉल्व करना, जिससे बच्चे का अच्छे से अच्छा विकास हो सके। आधुनिक युग की तकनीकी विकास को देखते हुए छात्रों को उसके लिए तैयार करने के लिए यह आवश्यक था। और प्रेजेंट टाइम में जो टाइम चल रहा है, उन बच्चों को तैयार करने के लिए, उनको लुभाने के लिए या उनको प्रिपेयर करने के लिए, आगे वो काम कर सकें, आगे वो चल सकें, सक्सेसफुल हो, तो ऐसे विचारों को लाया गया जिस पे काम किया गया। ठीक है, नवीन विचार के सापेक्ष पाठ्यक्रम में भी किया गया था। तो नवीन चीज़ें आई हैं, उसके पाठ्यक्रम में बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व की गई हैं। तो यहाँ तक चीज़ें आप समझ पा रहे हैं कि क्या चीज़ें कैसे हो रही हैं। बाहर अचानक सडनली शोर हो रहा है, पता नहीं कैसे। देखिए, नवीन चीज़ों को लाने का मतलब क्या है कि देखिए, मैंने इतने सारे आयोग के बारे में आपको पढ़ाया, तो बोला कि व्यवसाय की शिक्षा को भी इंक्लूड किया जाए ना। तो वही चीज़ ये भी लोग सोच रहे थे कि चीज़ों को ऐसा लाया जाए जिससे विकास हो सबका। एक ही इतनी सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं, ये सारी चीज़ें जैसे मैंने पढ़ा, तो मैंने जब पढ़ा था तो मुझे कैसे याद है, मेरे दिमाग में चीज़ सेट है कि ये आयोग क्यों बन रहा था, ये मुझे पता है। बाकी ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाती हूँ तो मैं आपको समझा रही हूँ ताकि आप रिलेट कर पाओ। ठीक है, ये इसीलिए मैंने टेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, नोट्स मैंने खोज खुद बनाई हुई है कि ये चीज़ आपको बताऊँ। लेकिन अब आप एक चीज़ पढ़ लेंगे तो दोबारा आपको कभी आंसर लिखना होगा, मुझे अभी आंसर लिखना हो तो मैं ये चीज़ को कभी नहीं लिखूँगी। अगर मुझे लिखना हो तो मैं ये सब कभी नहीं लिखूँगी, मुझे याद भी नहीं रहेगा, सिर्फ मुझे यही याद रहेगा और इसी के थ्रू मैं अपना आंसर राइट अपने अकॉर्डिंग बनाकर लिख लूँगी। तो आपको मेरे से हेल्प लेनी है, समझना है। ठीक है, आप समझने का प्रयास करिए कि मैं आपको क्या समझा रही हूँ। नवीन पाठ्यक्रम इसलिए लाया जाता है कि कोई चीज़ उसमें पुरानी है, पुराने दौर की है, उसमें जो आज का जो समय चल रहा है, जो नई चीज़ें नहीं है तो आप उसको चेंज करो, उसमें अपडेट करो, ताकि विकास समय के अनुसार और समय के साथ चले। ठीक है, भाषाई आधार पर भाषा को भी ध्यान में रखकर इसकी आवश्यकता पड़ी है।
भारतीय शिक्षा प्रणाली में भाषा समस्या के समाधान हेतु भाषाई समस्या का निवारण करने के लिए इसको बनाया गया है। क्योंकि भाषा की प्रॉब्लम से, क्योंकि अलग अलग जगह के लोग थे इस मेंबर में, जो कमेटी एनसीएफ की कमेटी थी, इसमें जो है लगभग 35 मेंबर कहे जाते हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग जगह के लोग थे, तो इनका सबका भाषा अलग था, समझने में दिक्कत हो रही थी, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, और सबकी बात को ध्यान में रखना था। तो ये भाषा संबंधी सुधार को भी लाया गया, जैसे ये भी कहा गया कि आप उर्दू भी इन्वॉल्व करो, आप हिंदी भी इन्वॉल्व करो, आप इंग्लिश भी इन्वॉल्व करो। तो साउथ के लोग इंग्लिश ज़्यादा बोलते हैं, तो वो इंग्लिश उनके लिए हो गया, और थोड़ा मुस्लिम लोग जो थे वो उर्दू में ज़्यादा थे, तो उर्दू उनके लिए अच्छा हो गया, और आम जनता जो थी वो हिंदी में कंपेटेबल थी, तो हिंदी को भी ध्यान में रखा गया। तो भाषाई आधार पर भी एक प्रकार से सोचा गया कि हमें ऐसा चीज़ करना है जिससे ये दिक्कत ना आए और मदद मिल जाए, और काम भी हमारा अच्छा हो जाए, बच्चे का विकास भी हो जाए, उसको 3-3 भाषाएं भी आ जाएं। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, रुचि की बात यहाँ पर हो रही है। रुचि दैट मीन इंटरेस्ट, आप जानते ही हैं इस बात को। ठीक है, रुचि के नाम से यहाँ पर क्या चीज़ आ रही है दिमाग में कि भावी पीढ़ी की बदलती रुचियाँ, जो समय के साथ जनरेशन चेंज हो रही है, तो उसमें क्या हो रहा है, इंटरेस्ट चेंज आ रहा है। जैसे एक छोटा सा गांव का परिवार है, उसका पूरी पीढ़ी साइकिल पे चली, 2 पहिए की साइकिल पे चली, उसके बेटे आए वो बाइक पे चले, अब उसके जो बेटे आए वो कार तक पहुंचे, अब उसके जो नाती पोते आएंगे वो हवाई जहाज तक जाएंगे। तो क्या हुआ, एक जनरेशन से पीढ़ी बढ़ती गई कि नहीं बढ़ती गई, जनरेशन टू जनरेशन चीज़ें इंक्रीज होती गई कि नहीं, घर का एक नाम या चिराग कह सकते हैं ऊंचाई पे पहुंचा कि नहीं, जनरेशन विकास किया कि नहीं किया। थोड़ी बहुत सारी चीज़ों को बड़े बुजुर्ग इसलिए करते हैं कि आज हम नहीं खाएंगे लेकिन अपने बच्चे के लिए रख लेंगे, अपने नाती पोते के लिए रख लेंगे, तो ये कभी याद करेगा कि हाँ मेरे दादा ने किया था, मेरे नाना जी ने किया था, और ये चीज़ उनके लिए सोची जाती है। बड़े बुजुर्ग सोचते हैं, आज भी ये चीज़ होती हैं और हुई भी हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से भावी पीढ़ी में जो चेंजेस आ रहा था उसके हिसाब से, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से चीज़ों को इंक्लूड करना था, तो इसलिए इसकी ज़रूरत पड़ी थी। ठीक है, शिक्षा को प्रभावशाली बनाने के लिए, इसको अच्छे तरीके से बहुत अट्रैक्टिव बनाने के लिए, बच्चे आएँ, पढ़ें, सीखें कि हाँ कुछ नया है, कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही फालतू में टाइम वेस्ट करने से मिलेगा क्या। यहाँ पर फिर है, पाठ्यक्रम की नवीन संरचना तैयार की जाए, इसीलिए छात्रों में रुचियों की तरफ विशेष, बच्चों की इंटरेस्ट कहाँ है, बच्चों का कहाँ व्यवसाय की शिक्षा में, अगर कोई व्यवसाय का इंटरेस्ट है किसी को, तो उसमें उस शिक्षा में इन्वॉल्व करो। साइंस में है तो साइंस में समझाओ, जिस चीज़ में हो, साहित्य में हो तो साहित्य में समझाओ। तो रुचि के हिसाब से भी काम किया गया कि आपको बच्चों के अंदर जो इंटरेस्ट है या जो छिपी हुई प्रवृत्ति है उसको निखारना है, तो ऐसे कुछ चीज़ें सामने पेश करोगे ना। आपको जैसे कोई, आप कहीं जा रहे, कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो आप बोलते हो ना कि मुझे आता है, हम कर ले जाएंगे, या आपको इंटरेस्ट है, तो है आपके अंदर ये चीज़, आपकी अंदर की इनर एबिलिटीज़ है जो निखारी जाती है। तो वही मोटिव के साथ ये काम कर रहे थे। आगे आते हैं, फोर्थ यहाँ पर है, नैतिक और मानवीय मूल्यों का विकास करना, मोरल चीज़ों को साथ में लेके चलना, जो सही है, ह्यूमैनिटी के साथ आगे बढ़ना। छात्रों में नैतिक और मानवीय मूल्यों के विकास के लिए नए नए पाठ्यक्रम की आवश्यकता पड़ी थी, नई चीज़ों को ले आना, उसमें सामाजिकता को इन्वॉल्व करना, दूसरों की मदद करने के लिए बातें करना। ठीक है, अगर कोई असहाय है तो उसकी मदद करना, ये सारी चीज़ें भी इन्वॉल्व की गई कि लाया जाए, बच्चों को सिखाया जाए, क्योंकि यही बच्चे कल का भविष्य होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, पाठ्यक्रम विकास क्या गया है, यहाँ पे देखते हैं इनके बारे में। पाठ्यक्रम के विकास के लिए नवीन पाठ्यक्रम की आवश्यकता को महसूस किया गया कि कैरिकुलम कुछ पुराना है, उसमें कुछ नई चीज़, समय के साथ चेंजेस करना चाहिए, इसलिए एक ध्यान दिया गया, कैरिकुलम को देखा गया कि बच्चे वही पढ़ते रहेंगे तो उनकी सोच वहीं तक डेवलप रहेगी। ठीक है, तो उसमें चेंज किया गया। पाठ्यक्रम नीति वर्तमान स्थिति में अनुरूप नहीं थी, उस समय के अकॉर्डिंग वो सही नहीं थी, उसमें चेंजेस लाने के लिए बात लगी कि हाँ हमें ऐसा कुछ करना चाहिए। पाठ्यक्रम को नवीन उद्देश्य की प्राप्ति के अनुरूप बनाने के लिए आवश्यक था ये एनसीएफ 2005, और बहुत सारे उचित सही जो इफेक्टिव परिवर्तन थे वो किए गए और देखने को भी मिला, इम्पैक्ट अच्छा पड़ा। जो कार्य राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संहिता 2005 के द्वारा पूर्ण किया गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पर 2005 एनसीएफ के द्वारा पूरी की गई। ठीक है, अब आइए बात कर लेते हैं थोड़ी समस्याओं पर। तो इतना समझ में आया कि पहले, इससे पहले मैंने आवश्यकता बताई कि आया क्यों, लाया क्यों गया, आखिर ज़रूरत क्या थी इसको लाने की, हर एक चीज़ को समझते हुए चलिए। ये चीज़ें आपको इतना हेल्प करेंगी। एनसीएफ का ये क्वेश्चन आपको सीटेट में भी मिलेगा, ईवीएस के सेक्शन में भी मिलता है, हिंदी में भी आता है। ठीक है, जो शिक्षण शास्त्र से जो पेडागॉजी के क्वेश्चन होते हैं उसमें ऐसे प्रश्न आते हैं। 100% गारंटी है मेरी बात को, जितने भी लोग अभी सुन रहे हैं देख लीजिएगा, तैयारी करेंगे तो प्रश्न मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। इसीलिए कह रही हूँ ध्यान से सुनिए बातों को और दिमाग में सेट करते हुए चलिए। ठीक है, और बाकी आप इतने कैपेबल हैं कि आंसर अच्छा कर सकते हैं। चलिए ठीक है, आइए समस्याएं भी देख लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो निकल के आई वो भाषा की प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम ऑफ लैंग्वेज। क्योंकि समावेशी को हम आगे लेके चल रहे हैं तो समावेशी में सब आ जाएंगे, तो समस्या भाषा की हो ही जाएगी। कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कभी तुम्हारी बेकार है, कभी तुम्हारी बेकार है, तो लड़ाई हो जाएगी, तो उसको देखने को मिला।
समाज की आकांक्षा को भी ध्यान रखा, सोसाइटी के एम्बिशन को भी ध्यान रखा गया, क्योंकि ये अभी तो यहाँ पे गुरुकुल में है या ग्रुप में पढ़ रहे हैं या कमेटी में पढ़ रहे हैं, कुछ भी है, लेकिन आगे चल के वो समाज में ही रहेंगे, तो उन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए उसकी भी शिक्षा देना था। तो वो भी कोई शिक्षा नहीं दी जा रही थी, ठीक है। हर समाज में अलग अलग लोग रहते हैं, तो उनमें आपस में लड़ाई झगड़े ना हो, इस बात को ध्यान रखा गया था। ये भी कोई शिक्षा नहीं थी, ये समस्या देखने को मिल रही थी। शिक्षक संबंधी समस्याएं आ रही थी, टीचर ही नहीं थे। साइंस पढ़ाना है तो मैथ का टीचर बैठा हुआ, हिंदी पढ़ाना है तो उर्दू का टीचर बैठा गया है, आ ही नहीं रहा है, कोई अब है ही नहीं, कोई योग्य है ही नहीं, ये दिक्कत थी। धर्म संबंधी लड़ाइयाँ हो रही थी, अगर कोई जो प्रिंसिपल है वो हिंदू धर्म का है तो मुस्लिम टीचर वहाँ नहीं आएंगे, या मुस्लिम का है तो हिंदू वहाँ नहीं जाएंगे, क्रिश्चियन है तो वो दोनों को नहीं रखेगा। तो ये सब भी देखने को बहुत सारा नाटक मिल रहा था, क्योंकि इतना कोई चेकिंग तो होती नहीं थी। राजनीति समस्याएं आती थी, कहीं जगह कुछ लोग थे जो पॉलिटिक्स से इन्वॉल्व थे, ठीक है, वो वहाँ पे अलग ही पॉलिटिक्स को चलाते थे, ये भी दिक्कत देखने को मिलती थी। बच्चों की पढ़ाई पे कोई ध्यान नहीं होता था, धन की प्रॉब्लम होती थी, पैसे की कोई प्रॉब्लम बहुत होती थी, राजकीय जो थे वो ज़्यादा कोर्स नहीं मिलता था, केंद्र से नहीं मिलता था, और जो लोग बड़े बड़े रियासी लोग थे वो कुछ खास नहीं, बस शुरू शुरू में एक दो बार दे दिया, पेपर नाम छप के फ़ोटो छप गई, उसके बाद सब खत्म, तो ऐसा होता था। विचारों की समस्या बहुत आई, मतभेद होते थे, विचार मिलते ही नहीं थे। जब अलग कुल जाति के होंगे, भाषा अलग होगी, पहनावा अलग होगा, रहन सहन अलग होगा, धर्म अलग होगा, तो कोई चीज़ मिलेगी कभी नहीं, मेल खाएगी, इसकी दिक्कत हो रही थी। परंपराओं की समस्या आ रही थी, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, उनका त्यौहार मनाया गया, हमारा नहीं मनाया गया, ये हमारी परंपरा का उल्लंघन कर दिए। परंपराओं, ये एक परंपरा क्या होती है, सब परंपरा का को सम्मान करना चाहिए, वो सारी चीज़ें कुछ थी ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी बातें थी। आइए इसी के साथ कुछ प्रश्न को देख लेते हैं, होपफुली क्लास समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। मुझे उम्मीद है कि सबको समझ में आ रही होगी, समझते हुए चलिए, क्योंकि चीज़ें हेल्प कर जाएंगी, समय बहुत कम है। रिक्वेस्ट है आप सभी से कि बात को ध्यान से सुनिए, आपको आप पेपर अच्छा हो जाएगा, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। मैं चाहती हूँ कि दोबारा पेपर आप सभी का जो खराब हो गया, 1-2 नंबर से बैक लग गई, वो दोबारा ना लगे, ठीक है। चलिए इसी के साथ प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पहला यहाँ पर देख लीजिए, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना के निर्माण का सर्वप्रथम सुझाव किसने दिया। तो आपको यहाँ पे बताना होगा, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना के निर्माण का सर्वप्रथम सुझाव जो है वो 1986 की जो नीति आई थी वहाँ से था, ठीक है। एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन मिल गए, ध्यान रखिएगा। इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, कब बना, क्यों बना, क्या उद्देश्य था, क्यों लाया गया, क्या ज़रूरत पड़ी, तो ये सारी बातें रहेंगी, ठीक है। तो यहीं पे आज के इस क्लास में एनसीएफ का जो टॉपिक है वो होता है समाप्त। हम इसके आगे नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, जो भी होगा सिलेबस में देख लूँगी, फिलहाल अभी मुझे याद नहीं है। अगर क्लास अच्छी लगी है और समझ में आया है, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया है, और वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिए। मैंने अभी तक नहीं कहा है, अभी लास्ट में बोल रही हूँ, बिना घंटी को बजाय मंदिर में प्रवेश मत किया करिए, आपकी मन्नत पूरी नहीं होती है, ठीक है। तो एक लाइक मेरे लिए ज़रूर करते हुए जाइएगा। क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक ले टेक केयर। और जिनको भी नोट्स चाहिए, डीलेट सेकंड सेमेस्टर की नोट्स जिन्हें परचेज करनी है, टेलीग्राम पर लिंक दिया गया, वहाँ से आप मुझे ज्वाइन करें और आपको मेरे टीम मेंबर्स की तरफ से आपको नोट प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक ले टेक केयर एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।